ये सारा हो गया था ना? यस या नहीं, यस, कल वाली SHM क्लास तक में पहुंच। यहाँ तक नहीं हुआ, कल वाली क्लास यहाँ तक हो चुकी थी। हाँ, SHM यहाँ तक आप थे नौशरवान? आप कल नहीं थे ना? हम्म। हाँ मैंने एक मिस किया बीच में, फॉर्मूला ओ हाँ, वो एक बड़ा मेजर पार्ट है, उसको देख लेना। वैसे वो मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आई थिंक रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने, तो वहां से आपने इसको लाजमी देख लेना है। बिकॉज टिल दिस पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सारे का सारा, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो स्पेशली ये वाला एरिया है ना। जस्ट मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि कहाँ से लेकर हमने डिस्कशन की थी। यस, यहाँ से हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी, आई थिंक सो। द डिस्प्ले एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। ये सारा वहां पे यूट्यूब पे मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने एक्सेलरेशन, सॉरी, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन, ये डिस्कशन किया था। फिर वेलोसिटी का ग्राफ, ऊपर एक्सेलरेशन का ग्राफ था। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जीज इन्वॉल्व इन द ऑसिलेशन। उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी था, उसमें हमारे पास पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था, टोटल एनर्जी था। ये सारा आपने डिटेल में देख लेना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि कौन से 2 पॉइंट्स के ऊपर एनर्जी एक जैसी होती है। टिल दिस पॉइंट दिस वाज द इंटरकन्वर्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ तक हो गया था हमारा सारा का सारा। आज जो हम लोगों ने डिस्कशन करना है, that is related to your simple harmonic motion. Actually this, the name of the chapter is this one, simple harmonic motion. आप लोग कहीं पे भी देखोगे oscillations are rarely named, आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा इसके बारे में? simple harmonic motion. So in simple harmonic motion is a type of oscillation or a condition of oscillation, I can say. Every oscillating body uh, cannot perform simple harmonic motion, but every simple harmonic motion executing body will have simple harmonic, oscillation or vibratory motion. तो इसका मतलब ये हुआ कि vibratory motion is a general case and simple harmonic motion is a special case of that. ठीक है, क्लियर है? यस So यस, सही है। when we talk about this, तो हम लोग कहते हैं कि the object must be vibrating for simple harmonic motion. सर हार्मोनिक का मतलब क्या है? हार्मोनिक का मतलब ये होता है कि it must have repetition with several multiples. हार्मोनिक्स इसको कहते हैं ना, एएस में हमने आपको हाँ मुझे याद याद होगा आ रहा है, हमने पढ़ा था स्टेशनरी बेस में वेव्स हम में। लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यस। तो इसका नाम वैसे उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन रखा हुआ है कि इट इज जस्ट द रिपीटेड मोशन। ठीक है। द गेम इन दिस ऑल इज हेयर, रिस्टोरिंग फोर्स में गेम है सारी, ठीक है। Restoring force and displacement are related with each other in such a way that they are directly proportional to each other but opposite in direction. This is that statement जो आप एग्जाम में भी लिखोगे तो you will score 2 marks, ठीक है। ये simple harmonic motion is that motion in which restoring force is directly proportional to the displacement but opposite in direction, ठीक है। सही है। आगे चल के मैं इसका एक्सेलरेशन के साथ भी एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा एंड दैट डेफिनेशन इज आल्सो वेरी कॉमन इन द मार्केट। तो ये 2 डेफिनेशन हमने याद रखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे आपको 1 नंबर मिलता है और फिर आपको 1 मार्क मिलता है किसके ऊपर? अपोजिट इन द डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसकी फर्दर डिटेल्स में कि व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली द फोर्स which brings the body back to the mean position or which tends to keep the body in equilibrium. Restoring force का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि it restores the position of the body. क्या करती है ये? It restores the position of harmonic oscillating body. अब देखिए, मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। नाउ आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देखो तो इन situation number 1 here, the object is in equilibrium, this mass is in equilibrium, no external force applied, no force applied by the spring on the mass. Spring भी relax है, mass भी relax है, but when you applied the force in this direction, you have displaced this body, यहाँ से हम लोग लेकर आए, and that force is basically in this direction. This is your applied force, isn't it? जी सर। अब जब आपने डिस्प्लेसमेंट किया, ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट the spring has been stretched, and when spring has been stretched there is a force generated in that one, that is equals to F equals to K times X, and
द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट. अब देखो आप डिस्प्लेस कर रहे हो बॉडी को इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, दिस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट the body is displaced, sorry, the force is exerted in which way? The force is exerted in this direction, is it? Are सर you ये agreed? F इक्वल्स टू के एक्स तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती है? नहीं 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 नहीं, ये रिजल्टेंट नहीं होती, ये ओके रिस्टोरिंग फोर्स होती है. दैट फोर्स ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू द मेन पोजीशन. अब जब बॉडी मेन पोजीशन पे आ जाता है तो अगेन फोर्स बिकम्स जीरो, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गया. बट व्हेन ड्यू टू इनर्शिया, हम लोग कहते हैं ना कि the body crosses the main position and now the spring is in the compressed position. So when the spring is compressed, actually this restoring force will again be there. ये spring को, mass को यहाँ भी नहीं रहने देगी. It will try to keep that on the equilibrium. So इसको ये अब क्या करेगी? Push करेगी. Before that it was pulling it. Now it is pushing it. So that push and pull will be still existing जब तक आपके पास जो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर है वो खत्म नहीं हो जाती. सो आई जस्ट एड्रेस द रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्सेप्ट. अब रिस्टोरिंग फोर्स को आप देखो तो मैंने ये कहा कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, सही है सर. ये बात याद रखनी. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एज वी नाउ दैट F इज इक्वल टू ma होता है, and this F is equals to ma means that force F is equals to m times a, and this m into a आपका हो गया directly proportional to displacement. यहाँ पे देखिए, because मैंने F की जगह m में replace कर दिया, and now that is equals to कि आपका basically मैंने यहाँ पे ये किया कि a is equals to, यानी मैंने इक्वेशन ये लिखी थी ना, restoring force is equals to minus k times x, and that is equals to ma is equals to minus k times x, and here a is equals to minus k upon m times x. तो k is constant, m is constant, तो आप इसको उठाइए और आप यूं कर लीजिए k upon m into minus का x, because x is vector. तो आपका ये जो k upon m है ना, k is spring constant, m is mass, so that is the constant. So can I say that if acceleration is equals to constant times negative of displacement, तो मैं इसको हटाऊं अगर proportionality sign को और इसको, so can I say that acceleration is directly proportional to minus of displacement? रिवर्स में हम लोग जा रहे हैं ना. सही है सर, सही है. ठीक है, तो सही. you can write this statement as well. So simple harmonic motion is that motion in which acceleration, अब मैं बिल्कुल टिपिकल एग्जाम डेफिनेशन पे आ रहा हूं, in which acceleration and displacement are directly proportional to each other but opposite in direction. but की जगह आप and भी लिख सकते हो, it does not matter. ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर, सही है. लेकिन ठीक सर है, मुझे रिस्टोरिंग फोर्स का ये आया है कि ये रिएक्शन फोर्स होती है अप्लाइड फोर्स की. जी, आप जब डिस्प्लेसमेंट करोगे ना बॉडी में, किसी भी बॉडी में, जी. ये तो स्प्रिंग है ना, मैं आगे चल के ये जो मैं ये वाला टॉपिक है ना कैलकुलेशन ऑफ एसएचएम, इस पे मैं डिफरेंट केसेस एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट रिस्टोरिंग फोर्स इन डिफरेंट सेटअप्स. ठीक है, हर सेटअप में सही है. रिस्टोरिंग फोर्स का एक ही वो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि टू कीप और टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द मेन पोजीशन. अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, those questions hit this area. Calculation of omega, मैंने कहा था omega will be with you till your oscillation. Calculation of omega, calculation of frequency, time period, because they all are linked together. तो मैं इसको एक ही क्लास में रखता हूँ एक्चुअली. ठीक है, these all are asked to you कि आप ओमेगा कैलकुलेट करें, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, टाइम पीरियड कैलकुलेट करें. फॉर दिस पर्पस ओमेगा के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ओमेगा के लिए, बल्कि टाइम पीरियड के लिए भी दो ऑप्शंस हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए भी. इधर ग्राफ, ठीक है, ग्राफ होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड टाइम पीरियड एंड देन फ्रॉम टाइम पीरियड यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा एवरीथिंग. बट एक और केस ऐसा जिसमें ग्राफ नहीं गिवन होता, जिसमें ग्राफ नहीं गिवन होता, that is what I'm going to discuss right now. Calculation of SHM. आपने SHM कैलकुलेट करने के लिए this is the criteria, this one, ये क्राइटेरिया आपने मेंटेन रखना है. क्राइटेरिया इज, सबसे पहले आप किसी भी बॉडी का रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करें, रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन बनाएं फॉर
द स्पेसिफिक केस, जो भी आपको वहां पे सेटअप वो दे रहा है, फॉर दैट स्पेसिफिक केस find the equation of restoring force, then apply Newton's second law and make acceleration a subject. आप क्या करें, उसको acceleration को subject की फॉर्म में लेके आइए, and that's is the acceleration is directly proportional to x हो गया आपका. सिंपल सिंपल. अब आपको यहां तक ये बात कर रहा हूं मैं, ये वाला केस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. अगर आप लोग देखो स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग मैस सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स की एग्जांपल मैंने आपको दी, ये हो गया. ठीक है, यस सर. ओके. अब देयर आर सम अदर केसेस. मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे इसका भी आपको मैं सिंपल पेंडुलम का रिस्टोरिंग फोर्स भी सिखा देता हूँ, बिकॉज सिंपल पेंडुलम का रिस्टोरिंग फोर्स भी आप बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. But for that purpose, let's say we have a simple pendulum, and that simple pendulum is attached with a thread, और इस थ्रेड के साथ या इस थ्रेड के साथ आपने एक सिंपल पेंडुलम को यूं अटैच किया हुआ है. दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है ना. जी सर. अब आपने इसी पेंडुलम को उठाया एंड यू जस्ट shifted it another position. यहां लेकर गए. ठीक है, एंड एट दिस पोजिशन आपके पास ज़ाहिर है थ्रेड की जो लेंथ होगी वो हम लोगों को शो करनी है. सो आई कैन सिंपली एड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक हो गया, ये मेरे पास थ्रेड हो गया. अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ रिजॉल्विंग करूँ, सो कैन आई से दैट वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, Yes. है ना. वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. Yes. अब वेरी गुड नौशेरवान. तो टेंशन किधर को एक्ट कर रही है यहाँ पे, एग्जैक्टली अपवर्ड. ठीक है. अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं तो आई कैन से दैट ओके, वेट इज अगेन डाउनवर्ड हियर आल्सो. यहां पर भी वेट डाउनवर्ड ही है. ठीक है, बट नाउ द टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन, है Angle. ना. यस, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल विद द vertical position of that product, that oscillator. अब Horizontal. आप, हाँ, आप क्या करोगे, यू विल रिजॉल्व द टेंशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स. तो आपने ये देखा कि इट इज mg का, बिकॉज दैट विल बी एंगल, इट इज mg का cos थीटा एंड दिस इज योर mg का sin थीटा. इज इट क्लियर टू यू? यस. अब आप मुझे बताइए कि इन दिस ऑल सिचुएशन योर टेंशन इज नाउ बैलेंस्ड बाय mg cos theta. So which force is responsible to bring the oscillator back to the mean position? mg cos theta sin theta. Sin theta. Yes. So यहाँ की जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, F restoring, that is your mg का sin theta. Is this clear? अच्छा, सही है. अब बात क्लियर हो गई आपको. अब आप देखो, वी हैव फिगर्ड आउट द रिस्टोरिंग फोर्स. अब इससे आगे हम लोग चलते हैं. मैंने कहा कि स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स फॉर दैट स्पेसिफिक केस. सेकंड स्टेप मैंने बोला, यूज न्यूटन सेकंड लॉ टू मेक दैट इन द फॉर्म ऑफ F is equals to ma. तो आई नाउ दैट दिस F is equals to m times a. मैं इधर लिख देता हूँ कि दैट F is equals to m times a. तो अगर आप इस F को ma पुट कर देते हो तो यू विल सिंपली हैव ma. ठीक है, ma is equals to mg sin थीटा. क्लियर है? मैस और मैस कटा. So your acceleration is equals to what? Your acceleration is equals to g sin theta. अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नहीं दिया हुआ. क्वेश्चन, नेगेटिव साइन मैंने इसलिए नहीं दिया हुआ बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट बिटवीन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट. मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है एंड द डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली दिस वन. ठीक है ना. जी. ओके. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करूं तो कैन आई से दैट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली टू समहाउ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है.
Displacement is to somehow this shortest path or shortest distance, is it? yes, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, जस्ट डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको हम लोग कर लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज दैट इज लेंथ, सो आई हैव टू रिजॉल्व लेंथ ना, तो मेरे पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इज इट? नहीं ये सुना है सर, ये नहीं सुना है। सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है आपके पास, सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है? फॉर एग्जांपल दैट लेंथ इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, we have a length of the simple pendulum. So simple pendulum when it moves in this direction, so उसकी length तो नहीं ना चेंज होती, it remains अच्छा same, हाँ, सही, है ना? जी तो yes, इसका मतलब ये हुआ कि नौशरमान this is also length, जी is it? And what yes. about this one? Isn't it length का sin theta? नहीं समझ आया। यानी आप देखें, if I say कि ये मेरे पास लेंथ है, ठीक है, ये मेरे पास कोई लेंथ है सही है। और मुझे इसका एक कंपोनेंट बनाना है इन दिस डायरेक्शन, ठीक, ठीक है, ठीक है। इन दिस, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये लेंथ हो, ठीक है, जी और जी यहाँ पे आपका एंगल बन रहा हो, हियर दिस इज योर एंगल थीटा, तो कैन इट बी दिस वन लेंथ का साइन थीटा? जी। एक्चुअली मैं इसको ना थोड़ा सा वहां पे ऊपर जब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा था तो मैंने इसको, ये एरो को मैंने 2 बार अरेज किया लेकिन ये अपनी सही जगह पे आया नहीं। मैं इसको थोड़ा सा, मुझे टाइम असल दें, में मैं लेट कई मी, दफा देख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करता है। हाँ डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना पड़ता ना। मैं इसको जरा इससे ड्रॉ करता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ना, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। वो मेरा एरो सही नहीं बन रहा था उससे ड्राइंग से। सो दिस इज बेसिकली योर एक्स, इज इट? यस, अब आप लोगों को इंशाल्लाह डायग्राम में मसला नहीं है, बिकॉज डायग्राम ड्रॉ जो मैंने की थी ना, इन दैट डायग्राम वो जो एक्स था वो थोड़ा सा एंगल, स्लॉट एंगल कर दिया था। अब आप मुझे बताइए, डू यू थिंक ये आपके पास एक कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल है whose 90 degrees here, यस है ना? अगर आपका ये इसको देखें तो इट लुक्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल, आई मीन इट लुक्स लाइक हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं अब इसी डायग्राम को यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब आप मुझे ये बताइए, जस्ट गिव मी अ सेकंड फॉर अरेजर। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया, यहाँ तक आएगा ये, और इधर से मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ तक। अब ये जो आपका कंपोनेंट मैं ये बना रहा हूँ ना, दिस वन, ये कंपोनेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट इज नॉट लेंथ। ये बात याद रखनी है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की लेंथ आपकी तो नीचे तक थी, है ना? जी सर, सिंपल पेंडुलम तो हमारा यहाँ तक था ना। इधर ऊपर देखें, ये देखें, सिंपल पेंडुलम इज पॉइंट टिल दैट पॉइंट। आपके पास ये जो लेंथ है ये वाली, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज हिटिंग दिस रोप हेयर, सही है ना? है। तो ये तो एल से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब ऊपर वाला हिस्सा जो मैं वो कर रहा हूँ, दैट इज योर एल का कॉस थीटा एंड दिस इज योर एल का साइन थीटा। अब चेक करो इसे, थोड़ा हम पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है ये? यस, देखो इधर दोबारा करवा रहा हूँ नौशरवान, ये लेंथ है, ये एंगल है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला, ये टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वेक्टर रिजॉल्विंग में ये क्या है? इट इज एल साइन थीटा, है ना? और दैट इज योर एल cos थीटा, इज इट? सर ये पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रहा ना यहाँ पे, जो एल साइन थीटा या एल कॉस थीटा नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लग रही है।
अच्छा आप पाइथागोरस लगा सकते हैं अगर आप कहेंगे L साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस L cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, तो देन इट विल बी अप्लाइड। ठीक है ना? नहीं, तो वरना ये ये उसके वो है, क्या कहते हैं उसके, ये वो है, मैग्नीट्यूड है। कंपोनेंट्स हैं, अच्छा, कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट, यस, कंपोनेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट है ना हाँ, ये इसके। सही है, सही है। यस, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपके पास क्या बन रहा है, इसका बेस बन रहा है। सही हो गया? जी। हाँ, एडजस्टेंट या बेस। यस, ये सबको क्लियर है? बिल्कुल तो clear है। एक्चुअली इतना तरद्दुद आपको एग्जाम में नहीं करना पड़ता, ये तो बस मैंने एक चीज समझानी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया। अब आप देखो, मैंने इस सारे सेटअप में आपको ये चीज समझा दी कि गेम इज एग्जिस्टिंग हियर। आपका जो साइन थीटा है, फ्रॉम दिस ऑल आई जस्ट केम टू अ कंक्लूजन दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। तो यहाँ से सर आपके ये पास एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो तो एक्स नॉट कह सकते हैं ना इसको? हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम इमीडिएटली किसी भी पोजीशन पे इसको देख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सही। ठीक है? तो अगर आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो व्हाट विल बी दैट? विल इट बी x डिवाइडेड बाय L? बिल्कुल। ओके, अब चलते हैं वापस अपने अपने इस पे। अब मुझे बताइए कि आई एम गोइंग टू यानी रिप्लेस दिस साइन थीटा को जब मैं रिप्लेस करूंगा, तो मैंने कहा था मैं नेगेटिव साइन नहीं दे रहा, बट अब मुझे नेगेटिव साइन देना पड़ेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज नाउ रिलेटेड विद x बाय L। x इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो तीसरे स्टेप पे मुझे जो एक्सेलरेशन है, आई हैव टू मेक दैट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ये मुझे इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा के साथ तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है जी साइन थीटा के साथ, बट एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और विद अपोजिट साइन, नेगेटिव यानी अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट इज व्हाई नाउ योर एक्सेलरेशन ऑफ द इक्वेशन इज माइनस जी एक्स अपॉन एल, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं जी अपॉन एल इंटू एक्स। अब आप गौर से देखिए, what did I do? Minus g upon L into x. G is gravitational constant, length of the pendulum is kept constant, तो मैं कह सकता हूं कि that is equals to negative of constant times x। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि acceleration is directly proportional to negative of x? वाओ, सही था। ठीक है, ये बात याद रखनी, ये आपसे नहीं करवाएगा ये, बट क्योंकि मैंने सिर्फ एक केस करवाया था एंड इट वाज नॉट इनफ फॉर द कॉन्सेप्ट कि मैं मेरा जो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की वैलिडिटी क्या है, तो इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। एंड इफ यू गॉट दैट वन, आपको किसी क्वेश्चन में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। जो चीज अभी हम लोग आगे चलने करने जा रहे हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा के ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो वी विल नीड दिस टू मच। अब इसके लिए मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जब भी आपने ये काम करना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन जो आपने बना दी ना किसी भी सिस्टम की, ये इस सिस्टम की इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। जो आपका क्या था, स्प्रिंग मैस सिस्टम था, इट्स एक्सेलरेशन इक्वेशन वाज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m, ऐसे ही है ना? यस। इस इक्वेशन को आपने जनरल इक्वेशन के बराबर पुट करना है। क्या करना है आपने? इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर पुट करना है। सिंपल सिंपल। ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन है, ये आपकी स्पेशल इक्वेशन है। स्पेशल इक्वेशन का मतलब ये सिर्फ इस केस पे लगेगी, एंड दिस इज जनरल। किसी भी ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होता है, ऐसे ही है। यस सर, सही है। तो अगर आपने कंपैरिजन किया दोनों का, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, तो व्हाट डिड यू गेट? व्हाट इज डिफरेंस? ओमेगा स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू k बाय m, इजंट इट? बिल्कुल। हाँ, तो आपने यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को, ये स्पेशल इक्वेशन
ये जनरल इक्वेशन के बराबर में पुट करनी है। आपने ये किया, एक्चुअली मैंने ऐसे किया, दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट किया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो आई जस्ट डिड k अपॉन m into x is equals to minus omega square x. so x and x gone, negative and negative gone, तो मेरे पास बचा k अपॉन m is equals to omega square. एक्चुअली ऐसे हुआ, ये बैक एंड पे स्टोरी ऐसे चल रही थी। सही है सर, समझ आ गया। ठीक है, उससे अब आपकी गेम सारी आपके हाथ में है। देखिए, आपको ये पता है कि मेरे पास ओमेगा आ गया, मेरे पास दुनिया की हर चीज जो इससे रिलेटेड है वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा आगे जनरेट करता है टाइम पीरियड को, ओमेगा आगे जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी को। तो अगर आपने ओमेगा और इसकी जो इक्वेशंस हैं ये याद रखी हूँ, नौशरवान, ये वाली दो इक्वेशंस मेरा बेटा आपको आती हैं, दीज टू? नहीं सर, ये नहीं आती, ये आपने सर 2 पाई एफ वाली मुझे याद नहीं आ रही। 2 पाई ओवर 2 टी पाई एफ, सही है। ओके, मैं समझाता हूँ। ये 2 पाई एफ वाली इक्वेशन ना अच्छा, ये 1 बड़ी ओवर टी को वो कर दिया, सही है, सही है। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी होता था। एंड हम लोग ये कहते थे कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर वन सर्कल कह सकते हो आप लोग, वन सर्कल के लिए आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है? वो होता है 2 पाई रेडियन। और जो टाइम लेता है बॉडी वो कितना होता है आपके पास? टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो दैट इज व्हाई ओमेगा बिकम्स इक्वल टू 2 पाई बाय टी। गॉट इट? और सही है। फिर जी अगर हम लोग इसको यूं करें, ठीक है नौशरवान, समझ आ गई बच्चे? आपको भी जी समझ आ गया फान? तो अब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो 1 अपॉन टी आपको पता फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो दीज आर टू स्मॉल इक्वेशंस, और यही इक्वेशंस आपको आगे सपोर्ट करेंगी। तो मैं अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल दूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और अगर मैं टाइम पीरियड निकाल दूं तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। आपको चाहे वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवाए आपसे, चाहे वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करवाए, ओमेगा आ गया, ओमेगा की वैल्यू को निकालें और यहाँ पुट करें। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा मैंने, तो लेट्स से अगर मैं ओमेगा निकालना चाहूँ, जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, समझ गया। गुड। तो k बाई एम करो, k बाई एम करोगे तो 1 अपॉन 2 पाई आपका बाहर आ जाएगा एज अ कॉमन, यानी कांस्टेंट। और ओमेगा की जगह मैंने क्या कर दिया, 2 बाई बाई के, सॉरी k बाई एम। 1/2 पाई कैसे आ गया? इसको मैंने स्प्लिट किया, ये जो ये वाला है ना, इसको मैंने लिखा 1 अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, तो 1/2 पाई का मैं बाहर निकाल लिया। हाँ, और फिर ओमेगा की जगह मैंने ये पुट कर दिया k बाई एम। ओके। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑल्टर किया क्योंकि मुझे टाइम पीरियड के साथ ये 2 पाई बाय ओमेगा करना था। तो ओमेगा एक्चुअली आपके पास डिनोमिनेटर में जाएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय k अपॉन m स्क्वायर रूट। तो बस मैंने इसको यूं किया, मैंने अपने हिसाब में मैथ्स लगाया है। 2 पाई बाय 1 कर लेते हैं, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन फॉर्म कर लेते हैं, और ये k अपॉन m कर लेते हैं। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इट वुड बिकम 2 पाई बाय 1 इंटू m अपॉन k स्क्वायर रूट। तो ये 2 पाई इंटू m अपॉन k बन गया। अच्छा, ठीक है, तो ये ड्राइव तो हमें करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ आनी चाहिए ना, ये याद रहनी चाहिए बस। हाँ ये आपने नहीं, ये आपकी डेरिवेशन का पार्ट है। अच्छा यानी आपको ना वो देगा कि इस सेटअप के लिए आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए। ये तो मैंने स्प्रिंग मैथ्स के लिए कैलकुलेट किया ना, जी अब यही मेरे पास आगे चलेगा तो आपको ये दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बोला कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यहां तक वो एग्जामिनर इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देता है। ठीक हो गया, जी ये जी। उसने दे दिया। अब मतलब मैंने बोला गिवन है, जब ये गिवन है तो आपसे मांगा उसने derive an expression of frequency ठीक है एंड टाइम पीरियड, या कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो आप जब तक इसको डिराइव करके नहीं लाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट। सही है, मतलब हमें जो डिराइव करते वक्त डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बन रही हैं वो आनी चाहिए। मे हाँ बी जी, कोई और इन्फॉर्मेशन पूछ ले, अच्छा समझ गया हो तो। आपको ना बस ये आपको ये इक्वेशन गिवन होती है, ये भी आप ये याद करनी है, ये आपने रिकॉल करनी है। ठीक है,
ये डेफिनेटली आपको रिकॉल करनी पड़ेगी और हो भी जाती है, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। और फिर आपने इन दोनों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, कंपेयर करें। इन दोनों को आपने क्या याद करना है यार, इन दोनों को ना मैंने कंपेयर करना है, और कंपेयर करके मैंने क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट करना है। बस अच्छा वहां से आगे आप अपनी वो करें डेरिवेशन, नो इशू एट ऑल। तो यहाँ ब्लेंड है ना, तो आप हर एक इक्वेशन याद तो नहीं ना रख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्प्रिंग मैथ सिस्टम की 2 इक्वेशन याद करा दी कि फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई k अपॉन m, और टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाई m अपॉन k। अभी मैंने यहाँ पे आपको सिंपल पेंडुलम दे दिया, और फिर आपको यहाँ फिर कंफ्यूजन आ गई कि यार ओए होए, उधर तो सर ने ये इक्वेशन बताई थी, यहाँ पे इक्वेशन है, तो आपको ये बिट्स ऐड करनी पड़ेंगे यार, ओए यार ये इक्वेशन मुझे यहाँ याद करनी है, यहाँ ये, तो वो मैसअप हो जाता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका, जैसे मैंने अफान ग्रेविटेशन में बताया था, इक्वेशंस याद नहीं करो, एफ डी इज इक्वल टू एफ सी याद कर लो, प्रिंसिपल याद रख लो कि ये इक्वेशन का ओरिजिन क्या है, बस बाकी सारा आपका वहां पे आधा मिनट लगता है, आप ओरिजिन पे पहुंच जाते हो। और बजाय इसके अच्छा कि रट्टी हुई इक्वेशन आप लिखाएंगे, तो वो याद की हुई इक्वेशन आपकी भूल जाती है कि यहाँ पे मैं स्क्वायर क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है ना। जी। तो तो मतलब मैं, हाँ बोले, जी जी आप कंटिन्यू करें। मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन सारी याद करें। मैं आपको वे बता देता हूँ, और उस वे से आप इक्वेशन बना के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जी समझ गया। मतलब वो समझ के हम लोगों को करनी है ताकि फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो वो कर सके। एग्जैक्टली ठीक है। जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नहीं ऑल सर, क्लियर? ऑल वेल। अच्छा सर मैंने कहना था कि थोड़ा आज कम पढ़ा है क्योंकि आज मैं प्रैक्टिकल देख के आया हूँ तो थोड़ा ओह अच्छा, तुम्हारा प्रैक्टिकल था। ये दोनों दो आज। और भी है मेरे पास, A2 के, जी एक एस का है, अभी उसने प्रैक्टिकल दिया है, और एक और है, वो भी कह रहा था कि मैंने प्रैक्टिकल के बाद A2 की क्लासेस ज्वाइन करनी है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कहीं थकावट है। कैसा रहा प्रैक्टिकल वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, आसान था। ओके गुड। मेरा वैसे टॉपिक वाइंड अप हो गया है। सो अच्छा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये मैंने कुछ इक्वेशंस हैं, बस ये मैं वाइंड क्लियर कर दूं, फिर हम ठीक। थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर डिस्कस करते हैं आज क्या सारा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जी आपको ये ऑलरेडी याद है सर्कुलर में। अब आपको मैंने ऑसिलेशन में बताया था कि आर आपका किसके बराबर होता है, एक्स नॉट के बराबर होता है, जी ठीक है। और फिर ओमेगा आपको यहां से मिल गया, आखिरी कैलकुलेशन से। जी अब आपको यहां से जो क्वेश्चन लीड कर रहा है ना, ये क्वेश्चन आपको लेके जाएगा। आपको याद है मैंने, बल्कि नहीं नौशेरवान आपको नहीं याद होगा, अफान को मैंने ये चीज समझाई थी कि 2 अलग अलग सर्कल्स बनाए थे मैंने वेलोसिटी के ग्राफ में, ये जी चेक करो अफान। इन 2 अलग अलग सर्कल्स का यही ऑब्जेक्टिव था कि v इज इक्वल टू x इंटू एल डिवाइडेड बाय, क्या लिखा था मैंने लास्ट पे, एल डिवाइडेड बाय जी था शायद, भूल गया, देखा इतनी सारी मेमोरी होती है हमारी, एल डिवाइडेड जी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। इसलिए याद नहीं किया करो, बस समझ लिया करो उसको। अच्छा जी डिवाइडेड बाय एल यहाँ लिखा था मैंने, हाँ। तो अब आप देखें, आपसे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो दे मांगता है, जी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, और मैंने उसी क्वेश्चन को एड्रेस किया था। और ये जो ये वाला अंदर वाला ग्राफ मैंने बनाया था ना, ये ग्राफ मैंने उस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए बच्चों को समझाया था, और अभी मैं समझा देता हूँ कि मैं क्यों बनाया था मैंने। वो एग्जामिनर कहता है कि आपके पास एक और पेंडुलम है, ये एक तो ब्लैक वाला ग्राफ है ना जिस पेंडुलम का, जी वेलोसिटी का ग्राफ, बोला कि देयर इज अनदर पेंडुलम विद लेंथ ग्रेटर देन पेंडुलम 1, ठीक है। मैं इसको, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है, इसके पेंडुलम को मैं पेंडुलम एक्स मार्क कर या पी मार्क कर देता हूँ। ये वाला पेंडुलम आपका क्यू है अंदर वाला, बोलता है कि आपका जो लेंथ ऑफ क्यू है ना, दैट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ पी, पी लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी। आपने एक ही डिस्प्लेसमेंट से या एक ही जगह से उनको रिलीज किया, तो बताइए वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करिए इसका। आपने सादा काम करना है, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर उसने वैसे नॉर्मली वो डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इन दोनों का ये वाला एज है ना, ये मीट करेगा, ऐसे ही है ना। क्या मीट करेगा। ये जो एज है ना हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो मैं डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा हूँ, अच्छा तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला इट वुड बी सेम, तो इसलिए आपका ये दोनों सर्कल्स एक्स एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे, यानी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जी अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो। फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन की
सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर किस तरह फंसाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, वेलोसिटी भी कम होगी, तो सर्कल दोनों, ये जो पिंक वाला सर्कल है ये दूसरे सर्कल के कंप्लीटली अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ कंप्लीट अंदर नहीं आ रहा, इसका ओवल शेप में आ रहा है, एक्स पे वो सेम है, वी पे श्रिंक हो रहा है। मतलब वी पे उनकी इसलिए श्रिंक हो उनकी हाँ वी पे डिस्प्लेसमेंट सेम है। हाँ वी पे इसलिए श्रिंक हो रहा है कि हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसलिए आपका ये ग्राफ, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थोड़ी है दूसरे से। मतलब लेंथ जो बढ़ लॉन्ग, गई, डिस्प्लेसमेंट, हाँ वेलोसिटी कम है। लेंथ बढ़ गई है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी फॉर द सेम एम्पलीट्यूड। सही सर। ये हम लोग पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे ना। नौशरवान, आप भी रीड एंड राइट वाले से करते हो? नहीं आपके पास क्या पास स्टॉक है? जी, कौन सा कौन पास से पेपर वाले? की बुक नहीं मिलनी है अभी, पास पेपर की बुक K2 की मैंने नहीं ली। ओके, वो